ये जो वैक्सीन आपको मैं दिखा रहा हूँ H9 की वैक्सीन, ये 1000 बर्ड की डोजेज हैं इसकी। ये जो इससे टोटल बर्ड्स निकलते हैं वो बाज़ का 1025, 1042, 1050 तक भी पहुंच जाती हैं। तो इस्तेमाल करने से पहले आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आप इसकी डोज़ को देख लें कि दरअसल इसकी डोज़ है क्या। ये 0.3 ml पर बर्ड के हिसाब से है, अशारिया 3 ml पर बर्ड के हिसाब से। ये आपके इलाके में आप पहले वैक्सीन लगाने से पहले आप देखते हैं कि आपके इलाके में ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो फाउल प्लेग है, या जो H5, H7, H9 की, ये माजी के अंदर वहाँ पे कोई वबा तो नहीं फूटी। अगर माजी में कोई वबा फूटी है तो उस सूरत में ये वैक्सीन करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है आपके फार्म के ऊपर। और आप ये वैक्सीन करने से पहले आपने देख लेना कि इसकी डोजेज़ कितनी है, आप कौन सी कंपनी की वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये वैक्सीन तैयार कब हुई थी, और ये इसकी एक्सपायरी डेट कब है। 2 से 8 डिग्री वाला जो फार्मूला है, इतने टेम्परेचर के अंदर स्टोर करने वाली जो बहुत बड़ी एहतियात है, इसको आपने बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आइडियल टेम्परेचर हम जो रखते हैं वैक्सीन का वो 4 या 5 डिग्री पे इसको रखते हैं। और फिर जब आप वैक्सीन को इस्तेमाल करने लगते हैं, इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद आप उसको एक बाल्टी में डालें। बाल्टी में डालने के बाद जब आप उसको इस्तेमाल करने लगते हैं तो उससे पहले आप अच्छी तरह से उसको हिलाते हैं। हिलाने के बाद उसको आप रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं, यानी 25, 26, 27 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसको आने दें। फिर उसके बाद आप अपने बर्ड को एक साइड पे कन्फाइन करें, कोई भी बर्ड दूसरी तरफ ना रह जाए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि एक भी परिंदा रह गया तो इसका मतलब H5, H7, H9, ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो फॉल प्लेग है, ये किसी भी वक्त आपके फार्म पे आ सकता है। आपने ये लाजमी पता करवाना है कि कोई वबा अगर फूटती है तो इसका जो टाइम होता है, हम जिस टाइम पे इसको इंजेक्ट करते हैं, ये इसका 27वां या 28वें दिन पे आके इसको बर्ड के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। तो यही इसकी एज होती है। किल्ड वैक्सीनेशन का मतलब यही होता है कि लंबे अरसे के लिए इन बीमारियों के ख़िलाफ़ इसमें इम्यूनिटी बने, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बने। तो आपने ध्यान इस चीज़ का करना है कि एक भी बर्ड रहना नहीं चाहिए। इसमें आप क्या करते हैं, क्योंकि आपका बर्ड 1 महीने के करीब हो चुका होता है, वो ऑलमोस्ट बड़ा हो गया होता है, तो इस वक्त हमने चूँकि इसको ज़ेरे जिल्द लगाना होता है इस टीके को, तो ज़ेरे जिल्द लगाते वक्त अब ये वाली जो वैक्सीन है इसको आप थोड़ी सी तेज़ रफ्तार में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि 2-2, 3-3, 4-4 बर्ड को इकट्ठा पकड़ के आपने उनको सब कट लगाना है, ज़ेरे जिल्द लगाना है। तो ये आप इस तरह से भी इंजेक्ट कर सकते हैं इस बर्ड को, जैसे कि आप वैक्सीन का अमल देख रहे हैं वीडियो के अंदर। तो एक साइड पे जब आप बर्ड को कन्फाइन करते हैं, इसमें अपने खास ध्यान रखना है कि एक तो बर्ड को पहले एक जगह पे इकट्ठा करो, साइडों पे पार्टीशन लगाओ, ये उसके लिए एक तनाव है कि ये मैं कहाँ पे इकट्ठा हुए जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आप बर्ड को पकड़ते हैं, ये उसके लिए दूसरा तनाव होता है। पकड़ने की वजह से भी ये बर्ड को पकड़ने वाला अमल पसंद नहीं है कि मुझे को बंदा पकड़े। पकड़ने के बाद आप तीसरा अमल उसमें ये करते हैं कि आप उसको एक और तनाव दे रहे होते हैं जब आप उसके अंदर वैक्सीन इंसर्ट करते हैं, क्योंकि टीका लगता है, सिरिंज उसके अंदर नीडल उसके सब कट उसकी जिल्द के अंदर जाती है, तो ये भी उसके लिए एक तनाव होता है। ये 2-2, 3-3 किस्म के तनाव आप दे रहे होते हैं। तो इस दौरान आपने खास ध्यान रखना है कि आप अपने बर्ड को मज़ीद किसी किस्म का और तनाव ना दें। और यही भी वक्त होता है जब आपने हैवी डोज के साथ अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन चलाने हैं, विटामिन A, D, E, K, और जो उसके अलावा B6, B12। फिर उसके अलावा आप इसमें 1-1 की रेशो से अपने बर्ड्स में इलेक्ट्रोलाइट्स को चलाएंगे। और चूँकि इस वैक्सीन को चलाते वक्त थोड़ा सा बर्ड का बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, बर्ड को हल्का फुल्का बुखार महसूस होता है, तो उस सूरत में आपको कोई ना कोई एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार वाला कोई ना कोई सिरप लाजमी चलाना चाहिए। आपके पास ब्रूफिन मौजूद है, या एरिनेक मौजूद है, या पैरास्टामोल मौजूद है, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है, या कोई और अच्छा बुखार का सिरप आपके पास मौजूद है, तो वो आप अपने बर्ड के अंदर चलाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें इसके लिए हेल्पफुल होती हैं इस कंडीशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक हैवी वैक्सीन है। तो इसमें बर्ड को बहुत ज़्यादा तनाव होता है। ध्यान आपने ये रखना है कि हाउस के अंदर जो टेम्परेचर है वो 28 से 30 के दरमियान होना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर वो बर्ड को आप वो नहीं दे सकते वैक्सीन के दौरान। तो ये दर्जा हरारत का भी अपने ध्यान रखना है। अपने वाइल को भी देखना है, जो आप वाइल उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, कि उसकी सारी आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए कि हम ये कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोशनी में भी आप ये काम नहीं कर सकते। आप इसके लिए ठंडा टाइम प्रेफर करें, या तो सुबह के टाइम पे इसको करें या फिर रात के टाइम पे उसको करें। जितनी ज़्यादा गर्मी में करेंगे, जितने ज़्यादा धूप में करेंगे, उतना आपके बर्ड के लिए मसले मसाइल होंगे। तो ये बेहतर है कि बीमारी से बेहतर है कि आप अपने बर्ड में हिफाजती टीका जात लगाएं और उनको बीमारियों से बचाएं। इस बीमारी की अलामात ये हैं कि बर्ड को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है, वो बहुत दिक्कत से सांस लेता है, और उनमें खांसी शुरू हो जाती है, नज़ला शुरू हो जाता है, हल्का फुल्का बुखार अब बर्ड में शुरू हो जाएगा। उसके मुंह से भी और नाक से भी रतूबत बहना शुरू हो जाएगी, यानी कि रेशा वगैरह बहना शुरू हो जाएगा। नथने बर्ड के फूल जाते हैं, जो उसके नॉस्ट्रिल्स होते हैं, और बर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा नढाल नज़र आता है, और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा उसमें हो जाती है। वो खाना पीना कम कर देगा, जितनी फीड आप नॉर्मल उसे देते हैं, जितनी खुराक उसे ऑफ़र करते हैं,
उससे बहुत कम बर्ड खाएगा। पहले ज़्यादा खा रहा होगा, उस दिन उसने कम खाना शुरू कर देना है। जब से बर्ड को ये H5, H7 या H9 के मसले मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके अलावा बर्ड में नर्वस साइन नज़र आना शुरू हो जाएंगी, उसकी टांगें बाहर को फैलना शुरू हो जाएंगी, वो उल्टी पुल्टी हरकतें करना शुरू कर देगा जैसे पागलू की तरह होता है। उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो सही तरह से उसके जिस्म के साथ, उसके ढांचे के साथ सही तरह से कनेक्ट नहीं होता, तो जिसके मसले मसाले पूछते फिरते हैं कि ये हमारे बर्ड को क्या हो गया। इसके अलावा बर्ड को डायरिया हो जाता है, वो पतली बिठे करना शुरू कर देगा, लूज ड्रॉपिंग शुरू कर देगा। जो अंडे वाली मुर्गियां होती हैं उनमें अंडे की कमी हो जाती है, यानी कि पहले अगर प्रोडक्शन 90% थी तो अब प्रोडक्शन उसकी 75% या 65% पे आ जाएगी। और इसके अलावा जो मुर्गियां अंडा दे रही होंगी उनके अंडे का जो शेल होगा, जो छिलका होगा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अब उसमें वो वाली पहले वाली सख्ती नहीं रहेगी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सा नज़र आएगा वो। और जितनी खतरनाक स्ट्रेन होगी इस वायरस की, H9 की या H5 की या H7 की, उतना ही ज़्यादा अमवात होंगी। अमवात इसकी बाज़ का जो ना 100% तक मोर्टेलिटी हो सकती है, पूरे का पूरा फ्लाक इससे उड़ सकता है। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह के बर्ड्स को अपने लाजमी तौर पे अलहदा करना है। मज़ीद इनकी अलामात में ये शामिल है कि सर फूल जाता है, सर में जैसे ओडीमा हो गया, जैसे पानी सा भर गया है, जिसमें उसकी आंखें भी फूल जाती हैं। और बाज़ का जो बर्ड की कलगी होती है वो नीली फिरना शुरू हो जाती है। हम देखें तो ये जो वायरस होता है, इसको जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि यानी कि कितनी देर ये बर्ड के अंदर स्टे करता है, ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक भी आपके बर्ड के अंदर स्टे कर सकता है। इसका दारोमदार इस चीज़ पे है कि उन परिंदों की उम्र क्या है, उनमें उनका सेक्स क्या है, यानी कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, ये कौन सी स्पीशीज़ है, और उसके अलावा आपकी मैनेजमेंट कैसी है, दूसरे जो इन्फेक्शंस हैं वो आपके बर्ड में कुछ ज़्यादा तो नहीं फैल गए। वायरस की जो टाइप होती है उस टाइप के हिसाब से वो वायरस उसमें तबाही पैदा करेगा। अगर आप पोस्टमार्टम करें तो पोस्टमार्टम में आपको बर्ड की सांस की नाली में रतूबत नज़र आएगी, यानी कि रेशा नज़र आएगा। हवा की थैलियाँ जो होंगी, यानी जो एयर सैक्स होंगी, वो सूजी हुई नज़र आएंगी। सर और कलगी पे सोजिश नज़र आएगी। जिस्म में अंडे टूटे हुए नज़र आएंगे, जो उसके नथने होंगे वो भी सूजे होंगे और पानी की तरह फेफड़े हो जाएंगे। अंतड़ियों की सोजिश हो जाएगी, जो दिल की जली होती है वो भी सूज जाएगी। जिल्द और जो उसका GI ट्रैक होता है, GI ट्रैक यानी कि जो उसकी मतलब खुराक की नाली है, फिर उसके बाद उसका छोटा पोटा है, प्रोवेंट्रिकुलस है, फिर जो उसका गिजर्ड है, ये वाली सारी चीज़ें, और जो उसके कलगी है, इसके ऊपर आपको हीमोरेजिस नज़र आएंगी। हीमोरेजिस कहते हैं कि जो सेल होते हैं, जो खुलिये होते हैं, उनका डेड होने के बाद वहाँ से वो खून वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, ख़राब होने के बाद वो रप्चर हो जाते हैं। और ये इसी तरह की हीमोरेजिस आपको गुर्दों के ऊपर भी नज़र आएंगी, उनके टांगों पे भी नज़र आएंगी। जो बर्ड का लीवर होता है, यानी जो उसका जिगर होता है, उसके ऊपर आपको छोटी छोटी सी फोकाई यानी कि छोटे छोटे दाने नज़र आएंगे आपको। नेक्रोसिस यानी कि वहाँ पे जो खुलिये होते हैं, जो सेल होते हैं, वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और यही फोकाई, यही छोटे छोटे दाने आपको स्प्लीन पे भी नज़र आएंगे। स्प्लीन, उसके अलावा ये गुर्दे पे भी नज़र आएंगे और फेफड़ों के आगे पीछे भी नज़र आएंगे। और जो आपका ये जो प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर्ड होता है, यानी कि छोटा पोटा और जो बड़ा पोटा होता है, इनके दरमियान वाली जगहों पे भी आपको हीमोरेजिस नज़र आएंगी, छोटे छोटे, यानी कि वो वहाँ से खून बह रहा होगा हल्का फुल्का। तो इसकी आप टेस्ट करवाते हैं, आप इसका ब्लड भेजते हैं, या आप इसका इसका जो जिल्द का हिस्सा होता है वो को भेजते हैं, खून वगैरह लैब में अंदर भेजते हैं। लैब में वहाँ पे इसका लाइजा टेस्ट होता है, दूसरे भी टेस्ट होते हैं इसके, वहाँ से पता चलता है कि आपके बर्ड के अंदर H9 के मसले मसाइल हैं या आपके नहीं हैं। और दूसरे नंबर पे जब आप इसकी प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंशन में सबसे पहले आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो बाहर से परिंदे आते हैं ना, उन परिंदों का अपने ख़ास ध्यान रखना है। परिंदे ये जो जंगली परिंदे होते हैं, इसकी जो कौवे वगैरह होते हैं, ये बगले होते हैं, ये अपने साथ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फार्म के ऊपर लेके आते हैं। ये अपने फार्म पर नहीं बैठने देने। एक तो आपने इन परिंदों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, और दूसरे नंबर पर आपको जो हाउस के अंदर जो अमवात होती हैं उनको आपने अच्छी तरह से बाहर निकाल के किसी दूर फार्म से कम 10 किलोमीटर दूर किसी जगह पे उसको आपने कोई एक घड़ा बना लें, या किसी ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ से उसका इन्फेक्शन वगैरह, जरासीम फैलने के चांसेस ना हों। और इसके अलावा जो अपने बायोसिक्योरिटी, सबसे बड़ा रोल इसमें ये है, आप अपने फार्म की बायोसिक्योरिटी बहुत टाइट रखें। तमाम बीमारियों से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आप बायोसिक्योरिटी फार्म की बेहतरीन बना लें। बायोसिक्योरिटी बेहतर नहीं होगी तो फिर इस तरह के मसले फार्म पे आते रहेंगे। और इलाज भी इसका कोई भी नहीं है, सिर्फ इसका इलाज ये जो मैं आपको वैक्सीन बता रहा हूँ, आप टाइम पे इसकी वैक्सीन कर लें। आपके फार्म पे कभी भी H5, H7, H9 जैसी बीमारियाँ कभी भी फार्म पे नहीं आ सकती। इसका टाइम होता है, इसकी जो किल्ड वैक्सीन होती हैं, और वैक्सीन की जो सेफ्टी है, जैसे मैंने आपको वीडियोज़ में पहले भी बताया, वो आपने लाजमी देखनी है। हाँ, जब बर्ड आपका रिकवर हो जाए, इन्फेक्शन उसका कम हो जाए, जब H5, H7, H9 उसकी जान छोड़ जाएं, जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा या परिंदों का ताउन कहते हैं, जब ये इसकी जान छोड़ जाएं, तो उसके बाद आप के मज़ीद इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, दूसरे बैक्टीरिया, वो फलने फूलने ना पाएँ, तब आप इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यानी बड़े पैमाने पर काम करने वाली एंटीबायोटिक्स को चला सकते हैं।
वैक्सीन को आप अपने पास मौजूद जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर स्टोर करेंगे। आप उसको अच्छी तरह से देखेंगे कि इसकी पैकिंग किस किस्म की है, और इसके अंदर आपके पास जो वायल्स आई हैं, जो आपके पास जितने बर्ड्स हैं उसके लिहाज से आपके पास वायल्स पूरी आई हैं या कि नहीं, उसके ऊपर आपने पूरा उसका रिकॉर्ड देखना है। रिकॉर्ड देखने के बाद फिर आपने उसका टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर उसका एडजस्ट है कि नहीं, और आपके पास जिस मशीन के ज़रिए, जिस शोकरस इंजिन सिरिंज के ज़रिए आप इसको इंजेक्ट करेंगे, आपने उसको देखना है कि वो फंक्शनल है या कि नहीं। जब आप वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे हो बर्ड में, और जैसे ही आपकी कुछ वायल्स खाली हों, इनमें से स्टिकर ऊपर से उतार के ये आपने अपने पास रिकॉर्ड रखना है। जैसे पहले मैंने वीडियोज़ में बताया कि रिकॉर्ड से आपको पता चलता है, बाज़ का कोई मसला बन जाए तो वो इसी रिकॉर्ड